वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है GTM, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट फोकसेस ऑन टीचिंग ग्रामर रूल्स, vocabulary and translation skills between the native language and the target language, with an emphasis on reading and writing rather than speaking and listening. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके ज़रिए से हम लैंग्वेज को टीच करते हैं। इसके अंदर हमारा बेसिक फोकस ग्रामर के रूल्स, उसकी वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन स्किल्स पर होता है, जो कि हम नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के दरमियान में करते हैं। इसका जो ज़्यादा ज़ोर है वो किस पर होता है? रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, ना कि स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM, originating in the 16th century, was first used by teachers of classical languages like Latin and Greek during the Renaissance. रेनेसांस एज में क्लासिकल लैंग्वेजेस के टीचर्स ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था लैटिन और ग्रीक को सिखाने के लिए। तो हम कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पहली दफ़ा 16th सेंचुरी में यूज़ किया गया था। एजुकेटर्स इन यूरोपियन ग्रामर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यूरोपियन ग्रामर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेटर्स का यही मेन फोकस था कि वो बच्चों के रीडिंग और ट्रांसलेटिंग स्किल्स को बेहतर करें। इसी वजह से वो बच्चों को क्लासिकल टेक्स्ट दिया करते थे कि इसको ट्रांसलेट करो, ताकि बच्चों के अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके। वाइल असेंशियल फॉर एकेडमिक, रिलीजियस एंड स्कॉलरली पर्पसेस, तो GTM इसलिए बच्चों के लिए असेंशियल था ताकि वो अपने एकेडमिक, रिलीजियस और स्कॉलरली पर्पसेस में इसको यूज़ कर सकें। GTM पॉपुलैरिटी डिक्लाइन इन द 20th century विद द राइज ऑफ मोर कम्युनिकेटिव एंड इंटरेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। GTM की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी 20th सेंचुरी में, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास और ज़्यादा कम्युनिकेटिव और इंटरेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने GTM का यूज़ छोड़ दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे GTM के? फोकसेस ऑन ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स पर फोकस करता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से भी, क्योंकि GTM के अंदर हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंदर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, वर्ड्स का यूज़ सही होना चाहिए, तो इसी वजह से हमें ग्रामर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि GTM ग्रामर रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। टीचर्स लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स, जब हम किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं या उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें उसके अंदर न्यू वर्ड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स सिखाए जाते हैं डेली। एम्फेसिस टेक्स्ट ट्रांसलेशन, टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए से ही हम अपने टारगेट लैंग्वेज को अचीव करते हैं। प्रियोरिटाइज रीडिंग एंड राइटिंग, हमारी जो रीडिंग है और राइटिंग है वो हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होती है GTM के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसको रीड करना पड़ेगा। अगर आपको वो लफ्ज़ पढ़ने आते हैं तो आप उसको बोलना खुद ब खुद सीख जाते हो। और राइटिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करते हैं हमारे नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज के अंदर, तो हमें उस टारगेट लैंग्वेज की समझ आती है, हम उसको जल्दी सीखते हैं। लेसन्स आर इन द नेटिव लैंग्वेज, और जितना भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सब के सब नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे अपने टारगेट लैंग्वेज को जल्दी अचीव कर सकें। तो टीचर का क्या रोल होता है GTM के अंदर? द टीचर इज़ द सेंट्रल अथॉरिटी इन द क्लासरूम। They explain grammar rules and provide vocabulary list. They correct students' errors and guide translation exercises. जो टीचर है वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है क्लासरूम के अंदर। वो जो चाहेगा बच्चे वही करेंगे। वो ग्रामर रूल को एक्सप्लेन करते हैं, वो बच्चों को एक वोकैबुलरी लिस्ट देते हैं कि आपने इसको याद करना है, क्योंकि वो बच्चों के ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगा। वो बच्चों के जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करते हैं, बच्चों को एक गाइड देते हैं कि आपने किस तरीके से अपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट का क्या रोल होगा GTM के अंदर? स्टूडेंट्स प्राइमरली लिसन एंड फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट ने वही करना है जो टीचर उनको बताता है, क्योंकि टीचर के पास ही अथॉरिटी है। तो बच्चे पहले टीचर की सुनेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे।
दे मेमोराइज ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी। टीचर ने उनको जो ग्रामर रूल्स पढ़ाए हैं और जो वोकेबलरी लिस्ट दी है उनको उसे याद करना होता है। दे प्रैक्टिस ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस एंड टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेजेस। वो सेंटेंसेस जिनको ट्रांसलेट करना होता है ये उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा जब टीचर इनको कोई टेक्स्ट देता है, फिर चाहे वो पैराग्राफ फॉर्म में हो या ऐसे फॉर्म में हो, ये उसको भी कन्वर्ट करते हैं टारगेट लैंग्वेज के अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं GTM के? बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ग्रामर। ग्रामर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। इजी टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के ज़रिए से स्टूडेंट के प्रोग्रेस को असेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू लर्निंग। लर्निंग के हवाले से ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक अप्रोच है। यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड क्लासिकल टेक्स्ट। ये लिटरेरी और क्लासिकल टेक्स्ट को समझने के लिए एक यूज़फुल टूल है। इनहेंसेस वोकेबलरी थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। जब हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके अंदर हमें रोज़ न्यू वर्ड्स मिलते हैं जिसको हम उसी टाइम मेमोराइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती रहती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? लैक्स फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को इसके अंदर अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसका बेसिक फोकस रीडिंग और राइटिंग होता है। कैन बी बोरिंग एंड रेपिटेटिव लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट। बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम बार बार ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से बच्चे अपना एंगेजमेंट इसके अंदर शो करना छोड़ देते हैं। डज नॉट प्रोमोट रियल लाइफ कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं उनको प्रोमोट नहीं करता क्योंकि इसको हम फॉर्मल सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये रियल लाइफ कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को प्रोमोट नहीं करता। ओवर एम्फोसिस ऑन रूट मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बगैर किसी चीज़ को समझे हुए सिर्फ उसको रट्टा मारना भी अच्छा नहीं होता। लिमिटेड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़। हम इसके अंदर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को कम देखते हैं और प्रैक्टिकल जो यूज़ है लैंग्वेज का वो भी कम होता है, जो इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि उसके बगैर टारगेट लैंग्वेज को समझना आसान नहीं है और ना ही हम उसको सीख सकेंगे। तो हम कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्स टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू रीड एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट accurately in another language, emphasizing vocabulary, grammar rules and writing skills to achieve this goal effectively। तो हम कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो मेन एम है वो स्टूडेंट्स को ये सिखाना होता है कि वो किस तरीके से अपने रीडिंग एबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, राइटिंग एबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से वो किसी भी टेक्स्ट को एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर सकेंगे किसी भी लैंग्वेज में। इसके अंदर हमारा मेन फोकस वोकेबलरी, ग्रामर रूल्स, राइटिंग स्किल्स होते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें और अपने टारगेट लैंग्वेज को सीख सकें।